हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मूल मंत्र क्लासेस में। मैं अभिजीत आप सभी का वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम लोग एनवीएस एएसओ एग्ज़ाम यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एग्ज़ाम के बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले दो वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन कराए गए हैं, सॉरी 2 क्वेश्चन बच गए थे, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आपके 18 क्वेश्चन उन वीडियो में हैं और आज 12 क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे और टोटल आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप इन तीनों वीडियो को देखें और देखें कि क्वेश्चन किस टाइप के थे, क्या एक्चुअल क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे और एनवीएस ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनमें से कितने क्वेश्चन चैलेंज करने लायक हैं, यानी कि उनके आंसर एनवीएस ने गलत दिए हैं या क्वेश्चन गलत थे। तो इस वीडियो को फॉलो करें, देखें और समझें, आपको कुछ नए तरीके भी पता चलेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो करना है करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बचे हुए 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे थे 19 और 20। तो कहा गया है कि एक संख्या को 24 से भाग देने पर 17 शेष बचता है। अगर हमने 24 से भाग दिया तो 17 शेष बचता है। 32 से भाग दिया तो 25 शेष बचता है। 36 से भाग दिया तो 29 शेष बचता है। ठीक है। और मान लीजिए कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या x है और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या y है। मतलब ऐसा कुछ करने पे जो 2 संख्याएं इन्होंने कही है, एक तो 5 अंकों की छोटी से छोटी लेनी है और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। छोटी से छोटी संख्या को x कहा, बड़ी से बड़ी संख्या को y कहा। फिर कहा कि x प्लस y के अंकों का योग क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले यहाँ इनका अंतर निकाले तो 7 है, इनका अंतर निकाले तो 7 है, इनका अंतर निकाले तो 7 है। ठीक है। यानी कि जो संख्या हमारे पास आएगी उसको अगर हमें मतलब छोटी छोटी वो संख्या पता करना तो क्या करेंगे, 24, 32 और 36 का लासा ले लेंगे। जो भी लासा आएगा उसमें 7 डिवाइस मतलब माइनस कर देंगे तो एक्चुअल संख्या हमको पता चल जाएगी। ठीक है। तो चलो 24, 32 और 36 का लासा लेते हैं। तो 24 को लिख सकते हैं 8 इंटू 3, 32 को 8 इंटू 4 और 36 को लिखेंगे 4 इंटू 9। ठीक है। तो यहाँ से हमने 8 ले लिया, यहाँ से 9 ले लिया इंटू 4। तो 8 चौके 32 इंटू 4 दूना 8 और 4 8 चौके 32, 8 नमे 72, 4 दूना 8 और 4 सते 28। ठीक है। 288 और इसमें से 7 माइनस कर देंगे, यानी कि जो संख्या है वो 281 का मल्टीपल होनी चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेनी। तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है, ये। ठीक है, 10,000। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है, 10,000। तो हम क्या करेंगे पता करने के लिए, आंसर पता करने के लिए क्या करेंगे, इस 10,000 में 281 से भाग देंगे, 281 से हम लोग भाग देंगे। चलो भाग देते हैं। और फिर इसके बाद चलो भाग देते पहले। तो 4 अट्ठे 32 और 4 दूना 8 3 11, 4 बार नहीं 3 बार। तो 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 दूना 6 2 8। माइनस कर देंगे तो 7 और 9 में से 5 और 9 में से, ठीक है। आगे 0 उतारेंगे, 2 का पाड़ा, 15 से ज़्यादा ना तो 2 सत्ते 14, 6 बार। 6 अट्ठे 48, 6 दूना 12, 4 16, 6 नहीं 5 बार। 5 अट्ठे 40, 5 दूना 10 14, ठीक 5 बार। तो 5 एक कम 5 और 5 अट्ठे 40, सॉरी 6 बार लेके जाएंगे। 5 बार अगर टेबल पढ़ेंगे तो इससे कम आ रहा, हमको इसके आसपास लेना है, मतलब ज़्यादा ही लेना है। तो 6 एक कम 6, 6 अट्ठे 48, 6 दूना 12, 4 16। ठीक है। अगर यहाँ पे 1686 आएगा तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 1570 आ रहा है, कितना कम है। तो 6 1 और 1, ठीक है, 116 कम है। यानी कि 5 अंकों की मिनिमम संख्या क्या होगी, 5 अंकों की संख्या अगर ये संख्या होती तो वो इस 281 से पूरी पूरी डिविजिबल होती। और जो शर्त दी गई है, अगर इसमें हम 24 से भाग देते तो 17 शेष बचता, 32 से भाग देते 25 शेष बचता, 36 से भाग देते 29 शेष बचता। ठीक है। तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या आ गई। अब हमसे कहा गया है कि हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इसी कंडीशन को फॉलो करने वाली देखनी है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। अब यहाँ पे हम 281 से भाग देंगे। देखो
यहाँ हमने क्या किया था, 5 अंक से छोटी संख्या से भाग, मतलब छोटी संख्या ली थी, 5 अंकों की छोटी संख्या ली थी। अगर इसमें से एक भी माइनस कर देते तो फिर इसमें 5 अंक ना बचते, ठीक है। तो 5 अंक बचाने थे, इसलिए हम लोगों ने पता किया कि इसमें क्या जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये बड़ी से बड़ी संख्या, अगर इसमें एक भी जोड़ दिया तो ये मतलब 4 अंकों की नहीं रहेगी, तो इसमें हम लोग घटा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग घटा के पता करेंगे। तो 3 बार, 3 एक कम 3, 3 अठे 24 और 3 दूना 6 2 8, तो 6, 9 में से 4 गया 5 और 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6 नहीं 5 बार, तो 5 एक कम 5, 5 अठे 40 और 5 दूना 10 4 14, तो यहाँ पे आ गया 4 6 और 1, ठीक है। 164 इसमें से हटाना है, ठीक है। यानी कि 9999 में से 164 अगर ना होता तो ये 281 से पूरी डिविजिबल होती। तो यहाँ पे आएगा 5 3 98 35 4 अंकों की वो छोटी छोटी संख्या है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि बताओ अगर इस 5 अंकों की संख्या 4 अंकों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो इनके अंकों का योग, ठीक है, x प्लस वाई करेंगे। इसको तो इन्होंने x कहा है कि ये हमारा x है और ये हमारा y है। कह रहे हैं कि अगर हम x प्लस वाई कर दें तो जो संख्या आएगी उसके अंकों का योग क्या होगा। तो चलो भैया पहले x प्लस वाई करते हैं। चलो ये चीज़ तो समझ ली होगी, अब यहाँ पर थोड़ी जगह बनाते हैं। तो x हमारा कितना है 10116 और y हमारा है 9835। इन दोनों को ऐड करते तो 6 5 11, 3 1 4 1 5 और 8 1 9 19, ठीक है। अब इनके अंकों का योग तो देखो 9 और 1 10, 10 9 19, 19 और 5 24 और 1 25, योग हो रहा है 25 और यहाँ पे 31 दिया है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से डाउटफुल है और इस पर आपको चैलेंज करना चाहिए। तो 2 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 और ये 19। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक ही दिन और एक ही समय पर x से y और y से x की ओर चलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो 2 स्थान है x और y, ठीक है। a x से y चल रहा है और b y से x की ओर चल रहा है। एक दूसरे को पार करने के बाद जब इन्होंने एक दूसरे को पार कर लिया तो ए और बी अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने में, ठीक है, तो बी को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 9 घंटे लगते हैं और ए को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 7 9 63 64 बटे 9 घंटे लगते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, 9 घंटे भी अपने डेस्टिनेशन पहुँच रहा, 64 बटे 9 घंटे में वो अपने डेस्टिनेशन पहुँच रहा। तो कुल मिला के क्या है, इनकी अगर चाल में डिफरेंस है तो दूरी ये समान होनी चाहिए, यानी कि इधर की डिस्टेंस और इधर की डिस्टेंस समान होनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, v1 बटे v2 बराबर होता है √T2 अपॉन T1, ठीक है। ये कंडीशन हम फॉलो कराएंगे। तो v1 क्या है, a की चाल, v2 क्या है, b की चाल। तो यहाँ पे b का समय बटे a का समय कर दें। तो √b का समय कितना है, तो b का समय 9 घंटे और a का समय है 64 बटे 9 घंटे। तो ये हमारा हो जाएगा 81 बटे 64 और रूट के बाहर निकलेगा तो 9 बटे 8, ठीक है। अब हमसे क्या कहा गया कि a की चाल 45 है, यानी इस 9 की वैल्यू हमको 45 दे रखी है, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। यानी b की चाल कितनी है, तो b की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये भी क्वेश्चन करेक्ट है और एग्जैक्ट सोल्यूशन इसका ये होगा। आगे चलते हैं। तो ये पार्ट 3 अब अपना मेनली स्टार्ट होता है और यहाँ पे हम लोग 21 से 30 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये केसलेट DI टाइप के क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमसे कहा गया है कि लेखांश को ध्यान से पढ़ो और जो प्रश्न आगे दिए जा रहे हैं उनके उत्तर दिए, ठीक है। एक वस्तु पर 28,000 रुपये मूल्य अंकित था, ठीक है। विक्रेता ए ने अपनी उत्पादन कंपनी से अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ वह वस्तु खरीदी और आगे जब वो बेच रहा है तो अंकित मूल्य पर 12% छूट देते हुए उसे बेच रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। वस्तु पे लिखे थे 28,000 रुपये, ठीक है। ये खरीद के कितने में लाया है, तो 28,000 पे 20% की छूट के साथ, ठीक है। यानी कि 28,000 का 80% दे के आया है। तो 8 अटे 64 और 8 दूना 16 और 6 22,
22,400 रुपये दे के आया। और फिर बेच कितने में रहा है, बेच रहा है जो भी अंकित मूल्य है उस पर 12% की छूट देते हुए, ठीक है। यानी इस 28,000 पे वो 12% की छूट दे रहा है। तो कितने में बेच रहा है, तो 28,000 का 88%, ठीक है। तो 8 अटे 64 और 8 दूना 16, 8 अटे 64, 64 और 16 हो जाएगा 80, ठीक है। 80 और 6 86, इसके बाद 2 अठे 16, 16 और 8 24, ठीक है। 24640 में वो बेच रहा है। ये ए की बात हो गई। दूसरा बंदा बी है ना, हाँ विक्रेता बी है। बी के लिए कहा गया है, बी ने वही वस्तु उसी उत्पादन कंपनी से अंकित मूल्य पर 30% की छूट के साथ खरीदी। यानी इसके लिए भी लिखे तो 28,000 थे, लेकिन खरीद के कितने में लाया, 30% की छूट पर, यानी 28,000 का 70% दे के आया। तो 8 सते 56, 8 दूना 7 अटे 56 और 7 दूना 14, 5 19, 19,600 रुपये कंपनी को दे के आया, ठीक है। अब इसके बाद बेच कितने में रहा है, और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर उसे बेचता है। 25% यानी 1/4, तो 21,000 की बेचता है, ठीक है। माना विक्रेता सी ने उसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर क्रय किया, ठीक है। अब कोई विक्रेता सी है, सी के लिए भी लिखे तो 28,000 थे, लेकिन खरीद के कितने में लाया, 25% की छूट पर खरीद के लाया, यानी 21,000 की तो ये लेके आया, ठीक है। 21,000 की लेके आया और अंकित मूल्य पर P% की 2 समान क्रमिक छूट देते हुए इस प्रकार बेचता है कि उसे 8% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कुल मिला के 8% के लाभ पर बेचता है। और 8% क्या है, इस जितने में ये खरीद के लाया उसी का तो 8% निकालेगा लाभ। लाभ की गणना हमेशा CP पर होती है, तो CP का 8% लाभ कमाता है, यानी 21 का 108%। तो 21 का अगर हम 108% निकालें तो वो लगभग आता है 22680, इतने में बेचता है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि यहाँ पे उसने P% की कितनी, मतलब P% छूट दी है, तो उस P की वैल्यू पता करनी होगी। आगे कहा गया कि एक और ऑफ़र है। अगला ऑफ़र क्या है कि यही वस्तु किस्त योजना पर भी उपलब्ध है। एक ग्राहक, 28,000 की तो वस्तु है, ठीक है, लेकिन ऑफ़र क्या है कि तुम 4200 यानी 4,200 रुपये नगद दे दो, और इसके बाद जो भी आपका बचेगा, ठीक है, उसके बाद 12,100 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तें देकर खरीद सकते हो, ठीक है। यानी जो भी आपका अमाउंट बचेगा, आपने 4,200 दे दिए तो कितने बचा आपका, 800, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 800 और 27 में से 4 गए 23, तो आपके 23,800 रुपये बच रहे हैं, ठीक है। 23,800 रुपये आपके बच रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप 12100 की 2 किस्तें में इसको अदा कर सकते हो, ठीक है। विक्रेता 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाता है, ठीक है, और यहाँ पे 10% की दर से आपका ब्याज लग रहा है। कुल मिला के ये सारी चीज़ें हो गई। चलो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला है कि विक्रेता ए को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो विक्रेता ए ने खरीदा था 22,400 का और बेच रहा है 24,640 का, ठीक है। खरीदा था 22,400 का और बेच रहा है 24,640। कितना लाभ कमाया, 240 का इधर और 200 का उधर, मतलब 2 का उधर, तो 22,400। तो ये लगभग 10% है, ठीक है, 10%। तो ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, सी के लिए पी का मान क्या होगा, ठीक है। तो सी ने देखो खरीदा था 21,000 में, खरीदा था 21,000 में और बेच रहा है 22,680 का, बेच रहा है 22,680 का, ठीक है। और एमपी था 28,000, मार्क प्राइस था 28,000, खरीद के लाया था 21,000 में, बेच रहा है 22,680 में, ठीक है। हमसे कहा गया है कि P% की 2 समान क्रमिक छूट दी है।
तो इसने P% की 2 छूट दी है, ठीक है, P% की 2 छूट दी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक मुश्त कितनी छूट हो रही, 28,000 था और 22,680 में बेचा, यानी कितनी छूट दी है, तो 340 320 की इधर और 27 में से 2 गए, ठीक है, तो 5,320 की छूट उसने दी है। तो 5,320 इस 28,000 का कितना परसेंट है, 28,000 का कितना परसेंट होगा, पाँच हजार 320 इस 28 का कितना परसेंट होगा, 19%, ठीक है, 19% लगभग हुआ। उन्नीस % की छूट दी है, 19% की छूट दी, यानी अगर कोई चीज़ 100 की थी तो उसने 81 की बेची है, तो अगर 10 की होती तो 9 की बेचता, ठीक है, यानी 10 की चीज़ को 9 पे 2 छूट दी है, अगर 2 छूट दी तो 100 की चीज़ 81 में बेच रहा, अगर 1 छूट दी होती तो 10 की चीज़ 9 में बेचता, अंडर रूट निकाल देते, ठीक है, तो 10 की चीज़ 9 में बेच रहा, तो यानी कि 10%, ठीक है, P की वैल्यू क्या हो गई, P की वैल्यू भी 10% हो गई, तो ये भी क्वेश्चन करेक्ट है। अगला, A और B द्वारा प्राप्त लाभों का कुल अंतर कितना है, A और B द्वारा प्राप्त लाभ, तो A ने 22,400 की खरीदा और 2,000 लाभ देख लेते हैं। A ने 22,400 की खरीदा और 24,640 की बेचा, यानी कि 2,240 का लाभ इसने कमाया, और ये 19,600 की खरीद के लाया था, 21,000 में बेच रहा है, यानी 1,400 का लाभ इसने कमाया, ठीक है। तो 2240 और 1,400 का अंतर निकाल लें, 2240 और 1,400 का अंतर, तो 14,8, ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया 840, यानी 840 लाभ का अंतर है। 23वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, ग्राहक द्वारा किस्त योजना का चुनाव करने पर मिली छूट ज्ञात करो। तो पहले तो किस्त योजना में क्या था कि 28,000 की वस्तु थी, 4,200 रुपये तो तुम तुरंत दे दो, और फिर इसके बाद 12,100 रुपये की 2 किस्त में दे दो। तो यहाँ पे 10% का CI लग रहा था, ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। चलो देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो 28,000 की वस्तु थी, ठीक है, 28,000 की वस्तु थी, और यहाँ पे उसने क्या किया है, 4,200 रुपये तो तुरंत दे दिए। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने रुपए बचने चाहिए थे, 800 और 27 में से 4 गए, 23,800 रुपये उसके बचे होने चाहिए थे। अब देखो 10% का CI की दर से मतलब वो ब्याज चुका रहा, यानी कि 10% मतलब होता है 1/10, यानी 10 रुपये अगर होते तो अगले साल 11 देने पड़ते, 2 साल में क्या होता, 100 रुपये 121 हो जाते, ठीक है। लेकिन किस्त में देखो, किस्त तो बराबर होती है हर साल, तो यहाँ पे देखो अब इन दोनों को बना लेते हैं, यहाँ पे किस्त को हम बराबर करेंगे, यानी इस पोर्शन को बराबर करेंगे, तो इस वजह से पहले वाले में हमने 11 से मल्टीप्लाई किया, तो वहाँ पे जाएगा 110, इसके 121 बने और 100 के 121 बने, यानी कि टोटल 210 थे, और वो 121 करके वापस किए जा रहे हैं, यानी कुल मिला के 2,100 रुपये का यहाँ पे हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है, 2,100 रुपये का हिसाब किताब चल रहा है, यानी कि 2,800 रुपये उसको छूट दी गई है, ठीक है, 2,800 रुपये उसको छूट दी गई है, और हिसाब किताब की जो मतलब ब्याज लग के वो किस्त दे रहा है, तो वो 21,000 की दे रहा है, ठीक है, 21,000 की दे रहा है। तो ये उसको जो छूट दी गई वो कितनी है, छूट जो है वो 2,800, ठीक है, कितने का, तो 28,000 का 2,800 परसेंटेज देख ले तो 10% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको छूट कितनी दी गई थी, 10% की, तो ये क्वेश्चन भी आपका करेक्ट है। 24 हो गया, आप चलते 25 पे, तो यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया। चलो फिर से एक नया लेखांश आया, इस क्वेश्चन को आप समझ पाए, नहीं समझ पाए तो एक बार और फिर से देखते हैं। देखो सॉरी, एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे क्या था, 28,000 रुपये तो वस्तु पे लिखे थे, 28,000 रुपये लिखे थे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। हमसे कह रहा है कि हमने 4,200 रुपये नगद दे दिए, इसके बाद हमने
100 रुपये की 2 किस्त बंधवा ली, और जो किस्तें मिल रही हैं तो यहाँ कोई एहसान नहीं लादा जा रहा, 10% का ब्याज लिया जा रहा है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो कुछ धन रहा होगा, उस पर 10% की दर से ब्याज दे के 12,100 रुपये की 2 किस्तें दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो किस्तें तो हमें पता है, लेकिन वो अमाउंट कितना था, कितने अमाउंट की हम किस्तें दे रहे हैं। तो देखो ये तो रुपये हम 4,200 जो है वो तो नगद दे है, यानी इस पर तो कोई ब्याज लग नहीं रहा है। ठीक है, 10% की दर कही गई है। 10% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1/10 फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि अगर 10 रुपये होते तो अगले साल क्या होता, 11 रुपये देने पड़ते। ठीक है, 2 साल में क्या होगा, अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लग जाएगा तो अगर 100 रुपये होते तो उनको 121 देने पड़ते। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साल की बात की गई है, पहले साल तो 11 देते, दूसरे साल 121 देना पड़ता, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज लग जाता है। किस्तें तो हर साल बराबर होती है, तो इसको यहाँ तो 11 ही लिखा है, तो इसको बराबर करने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में। तो जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ये चेंज होकर हमारा बन जाएगा, यहाँ पे 110 आ जाएगा, यहाँ पे 121 आ जाएगा। ठीक है, 110, यानी कि टोटल हमारा ये क्या था, ये हमारा मूलधन था। तो मूलधन कितना हो गया, 210, और कितनी किस्तें दे के हम टोटल चुका कितना रहे, तो ये हमने किस्तें दी हैं, तो टोटल 12 24 24,200 हो जाएगा। यानी अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो किस्त है वो 12,100 रुपये, हमने 121 लिया तो 2 जीरो चिपका देते हैं, 2 जीरो अगर इधर लगेंगे 2 जीरो यहाँ भी लगेंगे, यानी कि 21,000 रुपये पर जब 10% का ब्याज लग रहा है तो 12,100 रुपये किस्त बन रही है। ठीक है, तो हमने कितना दिया, 4,200 रुपये वो दिया है, और 21,000 का हिसाब किताब यहाँ किस्तों में चुका रहे हैं, यानी टोटल हम दे कितना रहे हैं, दे तो हम रहे हैं 25,200 रुपये। ठीक है, 25,200 दे रहे हैं। एमपी कितना था, मार्क प्राइस कितना था, तो एमपी जो था वो 28,000 था। ठीक है, तो कुछ कम दे रहे हैं, यानी यही तो हमें छूट मिली है, तो कितनी मिली, 2,280, वो 2,2800 की। ठीक है, 2800 की हमें छूट मिली है, तो 2800 28,000 का कितना परसेंट है, 10% है। ठीक है, तो इस तरह से ये निकाला गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि ABC इन्हें 1/10, 2/15 और 1/6 के अनुपात में अपनी धनराशियों के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, तो एक बंदा A है, B है और C है। 1/10, 2/15, 1/6, 1/10, 2/15, 1/6। ठीक है, पूरे में 90 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 15 छाक के 90, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, और 6 15, तो यहाँ हो जाएगा 15। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई कर सकते, चलो 60 से ही कर दे, चलो 90 से कर दिए, कोई बात नहीं। आगे क्या कहा गया है, 4 महीने के बाद ए ने अपनी धनराशि का 33.1/3% निकाल लिया। ठीक है, तो इसने 9 रुपये तो 4 महीने तक लगाए, और 4 महीने के बाद 33.1/3% निकाले, यानी कि अगर 3 रुपये थे तो अब 2 बचे। ठीक है, यानी कि अब उसके कितने बचे, 9 थे तो अब 6 बचे। ठीक है, अब उसके 6 रुपये बचे। बी ने अपनी धनराशि में 25% की वृद्धि कर दी, अगर इसके 4 रुपये थे तो 5 हुए, यानी 4 महीने तक इसने 12 रुपये लगाए, अब इसने 15 कर दिए। सी ने क्या किया, सी ने अपनी धनराशि का 20% वापस ले लिया। 20% मतलब 1/5, अगर पहले 5 थे तो अब 4 रुपये बचे, तो 15 थे, 4 महीने तक लगे रहे, अब इसके बाद 4 रुपये बचे, तो 12 रुपये इसके लगे हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 1 वर्ष के बाद अगले वर्ष, अब ये काम 1 वर्ष तक चलता रहा, यानी कि बचे हुए 8 महीने तक इनके ये अमाउंट लगे रहे। ये बात हो गई 1 वर्ष की। ठीक है, यहाँ प्लस लगा लेना, कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद अगले वर्ष ए ने अपनी धनराशि का 20% वापस निकाल लिया, यानी जो भी इसकी धनराशि थी, 6 रुपये था, 6 रुपये इसका बचा हुआ था, उसका 20% इसने निकाल लिया। ठीक है, तो 6 का 20% 12, 1.2, यानी 4.8 रुपये अब इसके बचे हैं। और बी ने अपनी धनराशि में 25% की वृद्धि कर दी, 25%, यानी 4 से 5, 25% की वृद्धि कर दी। तो 15 3 18, 18.75 कर दिए इसने। ठीक है, सी ने क्या किया,
और सी ने धनराशि यथावत रखी, सी ने धनराशि में कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी इसके 12 रुपये लगे रहे अगले साल, तो अगले 12 महीने के लिए ये काम चला है। इस तरह से कुछ हुआ। तब थोड़ा इसको साफ सुथरा लिख लेते हैं। देखो एक बंदा है ए, एक बंदा है बी और एक बंदा है सी। ए ने क्या किया, शुरुआत में इसने 9 रुपये इन्वेस्ट किए थे जो कि इसके 4 महीने लगे रहे। फिर इसने क्या किया था, 4 महीने के बाद कुछ निकाल लिया था तो इसके 6 बचे थे जो कि इसने 8 महीने तक लगाए। और फिर इसने क्या किया, फिर कुछ मतलब निकाल लिए थे तो 4.8 रुपये बचे जो इसके 12 महीने तक लगे रहे। ये ए की बात हो गई। बी ने क्या किया था, बी ने शुरुआत में इन्वेस्ट किया था 12 रुपये जो कि इसके 4 महीने लगे रहे थे। फिर इसने कुछ बढ़ा दिए थे, 15 हो गए थे, वो 8 महीने तक लगे रहे। और इसके बाद इसने 18.75 कर दिए जो कि इसके अगले 12 महीने लगे रहे। सी के लिए क्या है, सी ने 15 रुपये का इन्वेस्ट किया था जो इसका 4 महीने लगा रहा, फिर 12 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जो इसका 8 महीने लगे रहा, प्लस फिर 12 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जो इसका 12 महीने लगा रहा। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सी बी ए आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के बाद। तो देखो 1 साल के बाद ए कितना हो रहा, 1 साल यहीं तक तो होगा, 4 महीने ये 8 महीने ये। तो 1 साल के बाद ए, 1 साल के बाद पहले ए बी सी हम देखते हैं। 1 साल के बाद ए देखो 9 चौके 36 और 8 छंग 48, 36 और 48, तो 36 प्लस 48। बी का क्या हुआ है, 48 और 15 ठे 120, 48 और 120। सी का क्या हुआ है, 15 चौके 60, 12 ठे 96, 60 और 96 1 साल के बाद। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 से 14, 4 3 7 1 8। ठीक है, 8 और 12 4 16 और यहाँ पे 9 6 15। कुछ कटेगा, 4 से काट दें, 21, 4 चौके 16, 4 दूना 8 और 4 3 12, 4 9 36। ठीक है, अनुपात किसका पूछा गया है, 3 से और कट जाएगा तो 7 अनुपात 14 अनुपात 13। अनुपात पूछा गया सी अनुपात बी अनुपात ए का, तो सी है 13, बी हमारा है 14 और ए हमारा है 7। तो 13 14 7 का अनुपात 1 साल के बाद होगा। नेक्स्ट, दूसरे वर्ष के पश्चात ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो दूसरे वर्ष के पश्चात, तो देखो 2 साल के बाद टोटल को जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना, 9 चौके 36, 36 और 48 जोड़ लेते हैं, 36 48 और 12 ठे 96, 12 चौके 48 और 9 57। ठीक है, यहाँ पे जाकर 12 चौके 48 120 और 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84 और 6 90 और 12 ठे 96, 96 और 9 105 और 12 कम 12 10 22, 15 चौके 60, 12 ठे 96 और 144। तो 8 8 16, 16 और 7 23, 4 3 7 5 12 और 2 14। अनुपात 5 8 13, 2 2 4 4 8, 1 9, 2 1 3। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4 6 10, 6 4 10 9 19 1 20 और 2 1 3। ठीक है, तो 143.6 143.6 अनुपात 393 393 अनुपात कितना 300। डेसिमल हटाएंगे 1 1 जीरो और बढ़ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन पे भी थोड़ा डाउट है, एक बार इसको आप चेक कर लीजिए अपने हिसाब से, बाकी सॉल्यूशन कुछ इसी टाइप का आएगा। अगला देखते हैं, पहले वर्ष के अंत में कुल लाभ में से बी का हिस्सा इतना था, तो लाभ में ए का हिस्सा। तो पहले देखो पहले वर्ष के अंत में अनुपात क्या आया था, तो 7 14 13 का, 7 14 और 13 का, ए बी सी का। ठीक है, यहाँ पे हमसे कहा कि बी का हिस्सा इतना था तो ए का हिस्सा कितना होगा, यानी 14 की वैल्यू हमको दे रखी, 14 की वैल्यू
131712 थी, ठीक है। तो डिवाइड बाई 14 कर देंगे, इंटू ए की पूछी 7, 2, इसका आधा कर दो, तो 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ठीक है। तो 65,856, 65,856, तो ये भी क्वेश्चन करेक्ट है। नेक्स्ट, अब ये टाइम एंड वर्क की डीआई आ गई। ए और बी एक निश्चित काम को 40 दिनों में करते हैं। ए और बी अगर करते तो 40 दिनों में कर लेते, जबकि ए और सी करते तो 60 दिनों में कर लेते। सी अकेले उसी काम को 80 दिनों में करता है। तो टोटल हमने 240 ले लिया एलसीएम, 4 छंग 24, 6 चौके 24, 8 तियाँ 24, ठीक है। तो यहाँ देखो सी की इफिशिएंसी क्या है, सी हर दिन 3 काम करता है। ए कितने काम करेगा, तो ए और सी मिलके 4 करते हैं, तो ए कितना करेगा, देखो सी की इफिशिएंसी है 3, ए की इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, सी और ए मिलके 4 काम करते हैं, यानी ए की 1 हो गई। बी की इफिशिएंसी क्या होगी, तो बी और ए मिलके 6 काम करते हैं, तो यानी बी 5 काम करवाएगा। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम पूरा होने से क्रमशः 10 दिन पहले और 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, ठीक है। तो देखो टोटल काम कितना था, टोटल काम था 240, लेकिन ए ने 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो ए अगर 10 दिन और रुक जाता तो अपनी इफिशिएंसी के हिसाब से 10 गुना काम कर देता, यानी ए की इफिशिएंसी है तो 10 काम और कर देता। बी क्या करता, बी ने 4 दिन पहले छोड़ा, अगर 4 दिन रुक जाता तो ये 20 काम और कर देता, यानी कि 270 काम हो जाता, ठीक है। 270 काम को ए बी सी आखिरी तक लग के करें हैं, यानी कि 3 1 4 5 9 इफिशिएंसी 270 काम कितने दिनों में करती, 30 दिन में, 30 दिन में करती 9 इफिशिएंसी पूरा 70 काम, 270 काम, ठीक है। टोटल काम 30 दिन में ख़त्म होता। और कहा कि ठेकेदार काम पूरा होने पे इतने रुपए का भुगतान करता है, ठीक है, 38,556 का भुगतान करता है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन, संपूर्ण काम कितने दिनों में खत्म हुआ, तो 30 निकाल लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट, ए द्वारा प्राप्त राशि, तो देखो सबसे पहले ए की इफिशिएंसी 1 थी, बी की 5 थी और सी की कितनी थी, 3 थी, हाँ। तो देखो सी तो शुरू से आखिरी तक लगा रहा, यानी इसने 30 दिन काम किया। बी 4 दिन पहले भाग गया, तो यानी इसने 26 दिन काम किया। और ए 10 दिन पहले भाग गया था, यानी इसने 20 दिन काम किया। यानी ए ने टोटल काम कितना कराया, तो 20 × 20 कराया। बी ने कराया है 26 पंचे 130 और सी ने किया है 90 काम, ठीक है। तो कह रहा है कि ए द्वारा प्राप्त राशि बी द्वारा प्राप्त राशि से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। ए द्वारा प्राप्त राशि, ए ने कितने पाए 20 रुपये और बी ने कितने पाए 130 के हिसाब से पाएगा। तो 20 जो है 130 से कितना कम है, 110 कम है, इंटू 100, एक जीरो काट दिया तो जीरो यहाँ पड़ जाएगा, इसको हटा दो, ठीक है। तो 1100 बटे 13, 13 8 104, 6 बचेगा, 13 चौके 52, ठीक है। तो 84.62% ए द्वारा प्राप्त राशि बी द्वारा प्राप्त राशि से कम है। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ बी एंड सी इन अमाउंट पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। तो देखो ए ने 1 काम किया था पर दिन, बी ने 5 काम किए थे और सी ने 3 काम किए थे। ए 20 दिन तक लगा रहा था, बी 26 दिन तक और सी 30 दिन तक, यानी इसको 20, 130 और 90, यानी इनको जो मजदूरी मिलेगी वो 20:130:90 के अनुपात में मिलेगी ए बी सी को, यानी 2:3, 13:9 में। हमसे क्या कहा गया है कि डिफरेंस बिटवीन शेयर्स ऑफ बी एंड सी इन अमाउंट, ठीक है। तो जो भी अमाउंट मिलेगा बी और सी के शेयर का डिफरेंस, तो बी का है 13, सी का है 9, यानी डिफरेंस कितना है 4 बटे कितने में से, टोटल कितना शेयर है, तो 13 2 15 और 9 24, किसका, तो टोटल अमाउंट कितना था 38,556, 38,556। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 4 छंग 24, 6 से इसको काटो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ बी एंड सी इन द अमाउंट पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर ऑफ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। 38,556, ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है आपका, तो इस पर भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ₹6,426,
6,426 रुपये आ रहा है, बाकी पता नहीं इनके हिसाब से कैसे 1,428 आ रहा है। ठीक है, तो आपके 3 क्वेश्चन मिले हैं जो कि आपको चैलेंज करने चाहिए। तो ये टोटल आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपने देखा होगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते थे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, चैलेंज कर दें जिससे आपका फ़ायदा हो, नंबर आपके बढ़े। और हाँ, आपने आंसर की मैच कर ली होगी। आप बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरा इतना स्कोर है, मेरे क्या चांसेस हैं, मेरा इतना स्कोर है, ये कैटेगरी मेरे क्या चांसेस हैं। तो आपको एक लिंक उस वीडियो में मैंने पिन कर रखा है ASO वाली में, तो उस लिंक पे आप क्लिक करके अपने आंसर की के जो लिंक हो वो डाल के और पासवर्ड क्या कुछ भी एक पासवर्ड 1 2 3 4 या 7 8 9 10 जो भी आपको 4 अंकों का एक पासवर्ड डाल के आप अपनी रैंक चेक कर लें। आप अपनी रैंक चेक कर लेंगे तो वहाँ आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपकी रैंक क्या है, आपका स्कोर कितना है और आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा मेरा होना है कि नहीं होना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।